बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन दिस इज़ लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर इशरत अबूज़र विद यू। और आज की ये सेकंड एपिसोड है। और पिछली जो हमने बनाई थी एक एपिसोड, एक सेशन, जो उसमें तो मैंने अपने बारे में सारा इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि आपको थोड़ा सा नो हाउ हो जाए कि जो डॉक्टर जिसके पास आप जा रहे हैं या जिनकी वीडियो आप देख रहे हैं वो कौन है, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है और क्या मेडिकल का एक्सपीरियंस है। सो वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया। और लास्ट टाइम जो हमारी एपिसोड थी, जो फर्स्ट इनिशियल, उसमें मैंने कुछ अपनी जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था वो भी बताया था। आपको अपना जो बायोडाटा लिटिल बिट होता है कि जी मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और किस फैमिली से हूँ और फिर किस तरह से मैंने अपनी जो है आर्मी में गई और अब क्या कर रही हूँ, ये सारा, ये भी इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट उसमें आपको बताया था। उसके अलावा हमने लास्ट टाइम बात की थी थोड़ी सी कि जी प्रोसीजर्स, इस स्किन इंडल्जेंस क्लिनिक पे क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं और उन प्रोसीजर्स को करते हुए मेरी प्रायोरिटी क्या होती है कि जी जो भी प्रोसीजर हो रहा है उसमें सेफ़्टी, पेशेंट की सेफ़्टी, उसकी हाइजीन ऑफ कि यहाँ से हमारी जिस जगह पे प्रोसीजर हो रहा है वो बिल्कुल नीट क्लीन होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ थी कि बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म के साथ होनी चाहिए, जो पूरी दुनिया में जो प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशनल का एक स्टैंडर्ड है वो ही होना चाहिए। तो ये मेरा ख्याल यहाँ तक बात हमारी लास्ट फर्स्ट एपिसोड में हुई थी। और फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम अपना जो आपको नेक्स्ट जितने भी हमारे सेशन होंगे, हम आपको आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़, हर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, आपको नॉलेज देंगे, आपकी सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं कि हमें पता हो, और फिर हम डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो सारी मालूमात हों और फिर जाएं। रादर के डॉक्टर के पास जाके सिर्फ 5-10 मिनट में अपनी बात कह दें और उनकी बात सुन लें तो शायद पेशेंट डिसाइड नहीं कर पाता कि मुझे क्या करना चाहिए, किस ट्रीटमेंट ऑप्शन पे जाना चाहिए। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम आपको आइंदा वीडियोस में जो हैं ये सारे बताएंगे प्रोसीजर्स और दिखाएंगे भी। इससे पहले कि हम प्रोसीजर्स की बात करें, सबसे पहले तो ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो कोरोना वायरस है, जो कोविड-19 जो है, उसने जो तबाही मचाई हुई थी पूरी दुनिया में, और अल्लाह ताला ने उससे अभी बहुत सारे ममालिक को जैसे महफूज किया है, और पाकिस्तान उसमें मेरा ख़्याल से अल्लाह का ख़ास करम है कि हमारे ऊपर, कि जहाँ पे अगर मैं दुनिया का जब वो पूरी लिस्ट देखती हूँ अफेक्टेड पीपल विद कोविड वायरस और जो वहाँ पे डेथ रेट है, तो उसमें हम तो बहुत नीचे हैं। अल्लाह का बड़ा करम है। यूएस जो कि सबसे मॉडर्नाइज और सबसे वेल इक्विप्ड हेल्थ सिस्टम है, वो सबसे ऊपर है अफेक्टेड और डेथ रेट में। उसके बाद ब्राज़ील है, उसके बाद इंडिया है, फिर आपका रशिया आ जाता है, फिर यूके आ जाता है। तो पाकिस्तान तो अल्लाह ने बड़ा करम किया हम सब पे कि हमें कोविड जैसे जो पूरी दुनिया में हालात थे हमारे साथ वो नहीं थे। और ऑल्दो हम बहुत एक पुअर कंट्री हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे पास हेल्थ सिस्टम जो है वो बहुत स्कार्स हैं, कम हैं, हमारे पास प्रोफेशनल्स की कमी है, और एक खाना पीना जो हेल्थ का सिस्टम के अलावा चीज़ें हैं, इकॉनमी की, उन सब चीज़ों की कमी है, इलिटरेसी बहुत है। उसके बावजूद हमारा जो अफेक्टेड और जो मॉर्टलिटी रेट था डेथ का और इससे अफेक्ट होने का कोविड का, वो अमेजिंगली बहुत कम था एज़ कम्पेयर टू द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। सो ये सिवाय अल्लाह के और कोई करम नहीं है। दूसरा ये कि डेफिनेटली जितनी हमारी रिसोर्सेज थी उन सब को हमारी गवर्नमेंट ने भी बेहतर तरीके से यूज़ किया, चाहे वो ओवरऑल वफाकी गवर्नमेंट हो या सिंध की गवर्नमेंट हो। तो जितनी उनकी कैपेसिटी थी उन्होंने बहुत ज़ोर लगा के, क्योंकि ये पहली दफ़ा हुआ है कि कोविड भी नया था, लोगों की नॉलेज इतनी नहीं थी, लोगों को घरों में रखना, उनको बाज़ारों में हुजूम में जाने से बंद करना एक मुश्किल टास्क होता है जिसके लिए पहले से तैयार नहीं होता। क्योंकि हम एज अ आर्मी पर्सन, मुझे पता है कि ये डिसिप्लिन एकदम नहीं आता है, इसमें कई साल लगते हैं इस डिसिप्लिन को सीखते हुए। तो अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बहुत रहम है। तो उसके लिए मैं गवर्नमेंट को, अपनी जो वफाकी गवर्नमेंट है उसको, अपने सिंध की गवर्नमेंट को, और अपने ख़ास तौर पे अपने अवाम को, कि हम कम सहूलियात के बावजूद आपने इतना कोऑपरेट किया और हम दुनिया के उन ममालिक में हैं जिनमें कोविड ने बिल्कुल बहुत कम असर किया है। और इसको जारी रखिएगा, इस डिसिप्लिन को, और इसके जो आपके प्रिवेंशन के जो प्रोसीजर्स आप अभी जारी किए हुए, इसको जारी रखिएगा। ये हर डिज़ीज़ के लिए, प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं।
अब हम आते हैं कि जी कोविड की तो वजह भी आपने बहुत कोविड बहुत सुना होगा टीवी में कि जी कोविड की क्या वजूहात हैं, क्या हुआ है, किस तरह से है, क्या बचना है, क्या सिम्टम्स हैं। मोटे मोटे सिम्टम्स यही होते हैं कि अगर कोविड हो जाए तो किसी को हाई ग्रेड फीवर होता है, किसी को सिर्फ हेडेक होता है, किसी को खांसी ज़ुकाम हो रहा होता है, किसी को टेस्ट नहीं आ रहा होता है, किसी को पेट में दर्द और डायरिया भी होता है। तो ये बहुत सारे सिम्टम अलग अलग उसमें हैं। लेकिन मैं ये आपको कोविड इसलिए बता रही हूँ कि कोविड में अब जो रिसर्च आई है और जो हमने अपने प्रेजेंटली देखा भी है, जितने केसेस हैं उन सब में वो लोग ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए जिनका लाइफस्टाइल बहुत आर्टिफिशियल था, नॉट नेचुरल नहीं था। जो इकोनॉमिकली भी आप देखें तो अपनी उससे जो मनी वाइज, अपनी वेल्थ वाइज भी अच्छे उसमें थे और जो शहरों में रह रहे थे। इसके अलावा जो ओबेसिटी थी कि जिन लोगों में मोटापा था वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए, जिनमें शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट या डिप्रेशन और कैंसर था वो लोग ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए। तो इसलिए मैं डिस्कस करना चाह रही थी। अभी तो बहुत सारे और कॉजेज़ या वजूहात हैं या जिनमें कि कोविड किसी में हो रहा है और किसी में नहीं हो रहा, लेकिन जो मेन वजूहात जो लोग थे जो ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए, इसलिए उनमें से एक ओबेसिटी कि जी मोटापा जो है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि मोटापा खुद इट्सेल्फ शुगर, डायबिटीज़ मेलाइटस करेगा, आपको ब्लड प्रेशर की तरफ ले जाएगा, आपको सीवियर स्ट्रोक हो जाएगा, पेशेंट को जो है किडनी ख़राब होने के चांसेस हैं, पेशेंट के ऊपर उसकी डिप्रेशन के साइकोलॉजिकल उसके बहुत चांसेस हैं। उसके अलावा गॉल ब्लैडर जो है उसके ऊपर प्रॉब्लम आता है, या पूरी बॉडी के सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़्ड होते हैं जब आप ओबीज़ या मोटापा आपके अंदर होता है, क्योंकि वो बॉडी के पूरे बॉडी के अंदर एक सिस्टम के अंदर एक चेंज लेके आता है जिसकी वजह से आपको बॉडी पूरी उस पर एक कहना चाहिए बर्डन आता है बॉडी के ऊपर, तो वो फिर डिफरेंटली रिएक्ट करती है। सो आज का हमारा टॉपिक जो है वो कोविड को लेते हुए ओबेसिटी के ऊपर है, मोटापा, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में मैं देख रही थी कि तकरीबन यूएस में सबसे ज़्यादा है, और जितने भी ये जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें मोटापा बहुत ज़्यादा है, और उनका एनुअल जो मेडिकल का बजट है वो ओबेसिटी या मोटापे से रिलेटेड जितनी डिजीज़ हैं उसके ऊपर जा रहा होता है, और डेथ भी इसी वजह से ही ज़्यादा है। और अब मैं देख रही हूँ कि ये एशिया में भी, इसमें पाकिस्तान में भी, और ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ भी ओबेसिटी का बहुत बढ़ता जा रहा है। सिर्फ बड़ों में नहीं, बच्चों में भी हो रहा है। तो मेरा ख्याल से ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आप बहुत स्लिम एंड ट्रिम एंड स्मार्ट नज़र आएँ, इसलिए कि आपकी बॉडी उस रिस्क से बची रहे जो कि मोटापे की वजह से आपके जिस्म को होता है। अगर हम मोटापे का, ओबेसिटी की बात करते हैं, मोटापे की, ज़्यादा फैट की, ज़्यादा चर्बी की बात करते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको अब नॉलेज दूंगी कि क्या होती है ओबेसिटी या मोटापा, किसको कहते हैं। आपके जिस्म में अगर चर्बी ज़्यादा एकमुलेट हो जाए, ज़्यादा जमा हो जाए, जो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, तो उसको हम कहते हैं ओबेसिटी या मोटापा। और ये सब एक ही जैसा सबके ऊपर फॉर्मूला यूज़ नहीं होता, ठीक है। डिफरेंट एज के हिसाब से होता है, सेक्स के हिसाब से होता है, और उसके अलावा आपकी जो क्या कहना चाहिए अंडरलाइंग डिजीज़ क्या हैं उसके हिसाब से हम देख रहे होते हैं। अब ये कि इसमें अगर हम ये देखें कि जी अगर आपका जो BMI सब जानते हैं, जो बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स होता है, वो जो है अगर हर इंसान का अपना होता है, अगर वो 25 पे आ गया है तो आप समझें आप ओवरवेट हो रहे हैं। और अगर वो 30 BMI पे आप पहुंच गए हैं तो फिर आप ओबेसिटी में आ जाते हैं, फिर आप ओवरवेट से आगे चले जाते हैं ख़तरनाक हद तक। उसको हम मोटापा या ओबेसिटी कहते हैं। ओबेसिटी की क्या वजूहात हैं, क्यों होता है, और इसको कम करना क्यों ज़रूरी है। ओबेसिटी या मोटापे की वजूहात की, ठीक है, वजूहात में जी बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि ओबेसिटी या मोटापा करते हैं, जिसमें मैं मेजर जो मेन चीज़ें वो आपको बताऊं। नंबर 1 आपका जो लाइफस्टाइल है, जिसको हम बिहेवियर कहते हैं, वो बहुत मैटर करता है कि आप कितने एक्टिव हैं लाइफ में और कितने इनएक्टिव हैं लाइफ में, ठीक है। लाइफ को पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव आपकी अप्रोच है लाइफ और इसके इवेंट्स को देखने की। दूसरा जो है जेनेटिक्स भी एक फैक्टर है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी थ्योरी है, वो मैं आपको डिटेल से फिर अगले उस पर बताऊँगी कि जीन्स से कैसे आता है और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं।
इसके अलावा इन्वायरमेंटल बहुत सारे हैं कि जी इन्वायरमेंट हमारा जो मुल्क का इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि जी आपने नज़दीक दुकान तक भी जाना है तो गाड़ी में जाएंगे, आप बाइसाइकिल में नहीं जाते, आप वॉक करके नहीं जाते, उसमें बहुत सारी और हर्डल्स हैं कि फ़ीमेल हैं तो वो नहीं जा सकती, अकेला बच्चा नहीं जा सकता, तो आपको किसी ऐसी सवारी की ज़रूरत है तो आप वॉक नहीं ज़्यादा कर सकते। तो ये आपका इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है उसके हिसाब से भी है। क्लाइमेट भी इफ़ेक्ट करता है कि अगर बहुत ठंड है, बहुत सर्दी है तो आप ज़्यादातर मोबिलिटी नहीं होती, आपकी मूवमेंट नहीं होती, सिटिंग ज़्यादा बैठे रहते हैं, खा रहे होते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी वजह होती है। फिर आ जाता है आपका डाइट स्टाइल कि आप खा क्या रहे हैं, कि जी हम अपना पेट तो भर रहे हैं और बहुत अच्छी ग़िज़ा खा रहे हैं, क्या वो ग़िज़ा वाकई आपके सेल को हेल्दी कर रही है या सिर्फ मोटापा पैदा कर रही है? तो ग़िज़ा का बहुत बड़ा हाथ है। और ये सिर्फ इस वक्त नहीं कि आप बड़े हो गए, ये जब बच्चा पैदा होता है, इंसान पैदा होता है, उस वक्त कि आपने उसको मदर का फीड देना है, वहीं से स्टार्ट हो जाती है आपकी फ्यूचर, आपकी कि जी बच्चा जो है बड़ा हो गया, उसकी बॉडी किस तरह जाएगी, किस तरफ जाएगी। तो पहले तो मदर फीड से, क्योंकि वो इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा जैसे कि कोविड में आपके हमें ज़रूरत है, और दूसरा उसका एक लाइफस्टाइल है जो कि बचपन से आप बना रहे हैं एक ऑर्गेनिक की तरफ। फिर जैसे बच्चा इन्फेंट में स्टेज में आता है 1-2 साल का, तब हम बच्चे को चिप्स बाज़ार के और अपनी चिकन और ये जो बर्गर्स हैं इसकी तरफ डाल देते हैं, रादर कि हमें उनको सब्ज़ियाँ, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश ताज़ा जूसेस और जो चिकन भी है तो वो भी जो ऑर्गेनिक है उसकी तरफ रखना है। बट कोशिश कीजिए कि प्लांट्स डाइट पे बच्चा ज़्यादा रहे और एनिमल डाइट 20-30% होनी चाहिए। और फ़ैट जो हमें है कि हम कहते हैं फ़ैट नहीं खानी चाहिए, फ़ैट खानी चाहिए, लेकिन गुड फ़ैट। कौन सी फ़ैट? जो कि पॉलीसेचुरेटेड होती है, जो कि एक लंबी, हम कहते हैं कि जिसकी चेन बहुत लंबी होती है तो स्लो ब्रेक डाउन होती है, ऐसे नहीं जाके जमा हो जाए, वो नहीं है। और शुगर से बहुत परहेज़ करना चाहिए, बिकॉज़ हम एज़ अ कॉम, हम तो नहीं, बहुत सारे लोगों में ये है कि जी हम चीनी खाने के, मीठी चीज़ों के बहुत शौकीन हैं, और उसमें भी मीठी चीज़ें चीनी से बनी हो। इस वक्त आजकल मैं कल देख रही थी टीवी में कि जी चीनी की कीमतें बहुत ऊपर हो गई हैं और बहुत महंगाई हो गई है, तो भैया आप चीनी क्यों खा रहे हैं? या चीनी आपको नुकसान दे रही है, चीनी आपको डायबिटीज़ आपके अंदर पैदा कर रही है, चीनी आपको ब्लड प्रेशर की तरफ लेके जा रही है, मोटापे की तरफ लेके जा रही है, किडनी के अंदर प्रॉब्लम कर रही है, स्टमक में प्रॉब्लम कर रही है, आपके बिहेवियर में प्रॉब्लम कर रही है। लेकिन हम कह रहे हैं कि चीनी को सस्ता कर दें क्योंकि चीनी हमने खानी है, और भाई और उसके बाद चीनी खाने के बाद फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे कि हमें आप पतला कर दीजिए, हमें आप डिज़ीज़ फ्री कर दीजिए। तो चीनी जो है वो भी बहुत बड़ा रीज़न है मोटापे का और बीमारियों का। इसके अलावा हम समझते हैं कि नमक ठीक है, नहीं, नमक भी बहुत ज़्यादा तादाद में, नमक भी आपको मोटापे की तरफ लेके जाता है। तो देयर आर मल्टीपल, डाइट में बहुत सारी चीज़ें जिस पे एक डिटेल से हम बात करेंगे सिर्फ डाइट के हवाले से, तो वो सब इंक्लूड होती है कि जी सारे फैक्टर्स, आपके इन्वायरमेंट है, जेनेटिक्स है, आपका बिहेवियर है, आपका लाइफस्टाइल है, इसी तरह आपका डाइट स्टाइल भी है, वो बहुत बड़ा रीज़न है आपकी ओबेसिटी का। इसके अलावा हम बात करते हैं इन्वायरमेंट में या क्लाइमेट में आ जाएँ तो माइक्रोब्स, जो शायद पहले लोगों ने नहीं सुना, लेकिन जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरसेस, जो बैक्टीरियाज एंड वायरसेस हमारे उसमें हैं, एनवायरनमेंट में हैं, हमारी डाइट के ज़रिए हमारे स्टमक में जाते हैं, वो सबसे बड़ी वजह बनते हैं हमारी जिस्म में मोटापे और डिजीज़ की। हम अपनी जो स्टमक है उसको समझते हैं मैदा है, भर लो किसी खाने से, यार क्या फ़र्क पड़ता है। मैदा जो है, जो मैदा, जो स्टमक है, वो एक्चुअली इसको हम कहते हैं हमारा सेकंड ब्रेन, वो हमारा दूसरा दिमाग है। उसने हमारी जिस्म को चलाना है सही तरीके से, सिस्टम को, अपने सिस्टम को बिल्कुल नॉर्मल और सही फिट तरीके से रखना है, ये हमारा दूसरा दिमाग है। तो इस पे भी एक डिटेल से आपसे बात होगी कि स्टमक का क्या रोल है आपकी डिजीज़ में और आपके मोटापे में। तो एक तो ये डिज़ीज़ आपकी ये हो गई, डाइट हो गई, माइक्रोब्स जो मैंने आपको बताया कि आपके स्टमक में कौन से जरासीम गए हैं और वो किस तरह वक्त के साथ साथ चेंज होकर उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर गलत इफ़ेक्ट किए हैं। फिर आ जाता है आपका मेडिसिन्स। हम बिल्कुल ख़याल नहीं करते कि जी हमें आप पतला कर दें या हम मोटे क्यों हुए, तो हम बिल्कुल ना डॉक्टर हिस्ट्री लेता है और ना पेशेंट ये बताना गवारा करता है कि जी मैं कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ खुद इटसेल्फ ओबेसिटी और मोटापा कर रही होती हैं। और वो कौन कौन सी, मैं आपको मेजर बता देती हूँ कि तो लंबी लिस्ट है। मेजर दवाइयाँ कौन कौन सी हैं जनाब? एंटी डिप्रेसेंट जितनी भी होती हैं वो सारी मोस्टली एंटी डिप्रेसेंट जो हैं वो वेट गेन करती हैं। इसके अलावा जो हम दवाइयाँ हैं लाइक आपके हाइपरटेंशन की, वो आपके वेट गेन कराती हैं। डायबिटीज़ की जो शुगर के लिए हम ले रहे हैं इंसुलिन और सल्फोनाइल यूरिया,
ये दोनों वेट गेन करती हैं, क्योंकि ये दोनों जाके आपके ग्लूकोज को सेल में डाल देती हैं। सेल में डाल दिया ग्लूकोज को, ब्लड में ना बढ़े, सेल में जाके वो जाके फैट में कन्वर्ट होता है और मोटापा होता है। हमें तो वो चाहिए कि ब्लड के अंदर जो है वो लेवल इतना रहे ताकि हम उससे ग्लूकोज से एनर्जी लेते रहें। लेकिन क्योंकि उनकी फिर डाइट स्टाइल वो सारा पेशेंट का होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज़ की ये जो दवाइयाँ हैं जिसमें इंसुलिन है, सल्फेनाइलयूरिया है, दोनों मोटापा करती हैं। और इसके अलावा लेकिन जो वो है मेटफॉर्मिन है जिसको ग्लूकोफेज कहते हैं, वो एक वेट फ्रेंडली कहना चाहिए, वो मोटापा नहीं करती, वेट फ्रेंडली शुगर की दवाई है। इसके अलावा आपकी एलर्जी की दवाइयाँ, एंटी हिस्टामीन जो एलर्जी के लिए हम हर 2 दिन की नज़ला हो गया, एलर्जी होगी, खारिश होगी, एलर्जी खाए जा रहे हैं और कई महीनों तक खाए जा रहे हैं, तो वो भी आपकी वेट गेन कर रही होती है। बिकॉज हिस्टामीन जो हमारी बॉडी से निकलता है वो हमारे बॉडी के सिस्टम को बैलेंस करने में, फ़ैट को बैलेंस करने में बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन हमें किसी को पता ही नहीं होता। हम दे धड़ाधड़ खा रहे होते हैं एंटी एलर्जी की गोलियाँ, ठीक है। तो इसी तरह हार्मोन्स हैं बहुत सारे जो ख़वातीन ले रही होती हैं और मर्द हजरात भी ले रहे होते हैं। स्टेरॉइड जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है वो मोटापा कर रहा होता है। तो देयर आर मल्टीपल, एपिलेप्सी की दवाइयाँ हैं आपकी, लाइक एंटीसाइकोटिक हैं, मिग्रेन की कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि मोटापा कर रही होती हैं। तो इसलिए ये मोटापा या ओबेसिटी जो है ये किसी एक वजह से नहीं होती, और पेशेंट जब आता है तो मैं ये नहीं कहती जी आएँ और ये वाला ट्रीटमेंट करा लें, ऐसा नहीं है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ओबेसिटी या मोटापे की बहुत सारी वजूहात हैं और हर इंसान की मुख्तलिफ है, और जब उसकी वजह मुख्तलिफ है तो उस इंसान का ट्रीटमेंट भी मुख्तलिफ होगा। तो ये जो चला हुआ है कि जी आईवी ड्रिप है सबको लगा दो, ये मशीन है तो सबके ऊपर कर दो, लाइपोसक्शन है सबको कर, ऐसा नहीं है। ये टेम्प्रेरी हो जाता है। फिर अगर आप उसकी वजह तक पहुँचे हैं, अगर आपको पता है कि इस मरीज़ की वजह क्या है, आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन करा ली, उसकी हिस्ट्री सुन के वजह तक पहुँचे, तो आप उसको पर्टिकुलरली उस हिसाब से ट्रीट करते हैं ताकि उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं मोटापे के और हम उसको वेट कम कर रहे हैं वो देर पर और बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहें। मोटापा या ओबेसिटी को कम करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं जो कि पूरी दुनिया में हो रहे हैं, और स्किन इंडल्जेंस में भी पूरे सारे वो ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। और लेकिन डिपेंड करता है कि किस पेशेंट पे कौन सा ज़रूरी है, किस पेशेंट पे कौन सा इफ़ेक्ट करेगा, और वो मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन से हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं। ट्रीटमेंट में आपको थोड़े बहुत जो बता सकती हूँ जो इस वक्त वो ये है कि हम इंट्रावेनस ड्रिप लगती है जिसमें कि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है, उसमें वाइटामिन्स होते हैं जो आपकी फ़ैट को मोबिलाइज़ करते हैं वहाँ से और उसको एनर्जी की फॉर्म में यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे जो छोटी छोटी पॉकेट्स हैं चर्बी की, तो उसके अंदर हम इंजेक्शन लाइपोलाइटिक लगाते हैं जो कि उसको ब्रेक डाउन करके लिम्फेटिक ड्रेनेज से निकाल देते हैं। इसी तरह हमारे पास कूल प्लास या फ्रीजिंग टेम्परेचर पे लेके जाते हैं मशीन है जो क्रायो लाइपोलिसिस कह लीजिए या कूल प्लास, उससे हम जो बड़ी फ़ैट है उसके ऊपर वो कूल उसको टेम्परेचर पे लेके जाती है माइनस पे और ब्रेक डाउन करके उसको बॉडी से रिमूव कर देती है। इसके बाद लाइपोसक्शन है जो कि बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत ही लार्ज एरियाज़ के लिए, तो उसमें हम पूरी बॉडी की फ़ैट जहाँ जहाँ हमें लगता है कि एक्स्ट्रा है वो रिमूव कर देते हैं। नॉट ओनली रिमूव करते हैं, हम उसको जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ डाल भी देते हैं फिलर की फॉर्म में और बॉडी की कंटूरिंग की फॉर्म में। इसके अलावा बाकी जो है वो फिर कंप्लीट जो टमी टक कह लीजिए या एब्डोमिनोप्लास्टी कह लीजिए जिसमें आपकी लेग्जिटी के साथ है तो वो भी हो रहा होता है। तो मेरा ख्याल है अभी हम चलते हैं और आपको 1-2 प्रोसीजर क्लिनिक पे हो रहे होंगे, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। आइए चलिए। अब हम आपको थोड़े से प्रोसीजर जो कहीं मेरी क्लिनिक पे चल रहे हैं 1-2 फैट लॉस के लिए, तो मैं वो आपको दिखा देती हूँ। आइए आपको दिखाती हूँ। इस वक्त यहाँ पे ड्रिप लगी हुई है। हमारी एक पेशेंट है बहुत प्यारी सी शाजिया, उनको ड्रिप लगी हुई है स्किनी ड्रिप। स्किनी ड्रिप जो है वो उसमें कुछ मिनरल्स, वाइटामिन्स और अमाइनो एसिड होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं और फ़ैट को अपनी जगह से मोबिलाइज़ करते हैं। और ये वीकली या 10 दिन के बाद आप लगवा लें तो इसको 4-5 आपके सेशन के बाद आपको 3 से 4 इंचज़ आपका फ़ैट कम हो जाता है। ठीक है, तो क्या हाल है शाजिया, कैसी हैं? अच्छा जी, अब ये है कि जो आईवी ड्रिप लगती है फ़ैट लॉस की,
तो वो हम क्यों दे रहे हैं जी, जिसमें मिनरल और विटामिन है, हम ओरली क्यों नहीं दे देते, हम डाइट में क्यों नहीं कर रहे? तो हम डाइट भी बताते हैं, हम ओरली भी दे रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, लाइक हमारा जब ब्लड में डायरेक्ट चीज़ जाती है और लार्ज क्वांटिटी में जाती है तो इफ़ेक्टिव भी उतनी ही होती है। ज़ाहिर है हमको इतना बड़ा सारा खाने के लिए कि इतनी सारी सब्जियां खा लो, इतना सारा फ्रूट खा लो, तो आजकल लोग डाइटिंग के चक्कर में वो नहीं ले रहे होते, तो डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इस ड्रिप के ज़रिए हम प्रोटीन्स, वाइटामिन, अमाइनो एसिड्स एंड आपकी जो मिनरल्स हैं वो एक ख़ास क्वांटिटी में पहुंचाते हैं बॉडी में, जिससे फ़ैट मोबिलाइज होती है। लेकिन ये कस्टमाइज्ड होता है, ये हर मरीज़ को एक जैसी ड्रिप नहीं लगती। एज क्या है, उसका वेट क्या है, उसकी बॉडी की डिजीज़ क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और बहुत सारे केसेस में नहीं भी लगाई जाती। लेकिन जब लगती है तो 3-4 के बाद आपको 3 से 4 इंचेस आपकी वेस्ट कम हो जाती है। तो मेरा पेशेंट जो है, ये भी इसकी मेरा ख्याल 4-5वीं ड्रिप है। शी इज़ फीलिंग वेरी गुड। हाउ आर यू? यहाँ पर हमारा एक और इस प्रोसीजर रूम में प्रोसीजर हो रहा है फ़ैट लॉस से मुतालिक, जिसे हम कूल प्लास मशीन या क्रायोलाइपोलिसिस कहते हैं। तो ये क्रायोलाइपोलिसिस का हैंडल है, और इसमें हम फ्रीजिंग टेम्परेचर पे, जहाँ चर्बी होती है उस पर रखते हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे लेके जाता है, फ़ैट को ब्रेक डाउन करता है, बॉडी को लिम्फेटिक सिस्टम और उससे रिमूव कर देता है। तो इसके सेशंस होते हैं, ये एक से नहीं होता। हर सेशन में आपको 5 या 0.5 से 1 इंचेस या कई दफ़ा 1.5 इंचेस आपका जो है हर सेशन पे कम होता है। तो ये पेट पे होता है, जहाँ और है कूलों पे होता है, बाजुओं पे होता है, इवन चिन पे होता है आपका, तो सब जगह पे इसका होता है। तो ये है कूल प्लास, जो कि फ़ैट फ्रीजिंग प्रोसीजर है। इस वक्त हमारे पास ये पेशेंट है हमारे मिस्टर कलीम। कलीम, कैसे हैं आप? कैसा प्रोसीजर? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त। आपका जो इनका एक प्रोसीजर पहले हो चुका है, तो आपका जो पहला एक प्रोसीजर हुआ है, ये आज आपका दूसरा है, तो आपको क्या लगता है कितना कम हुआ है? बहुत मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। तकरीबन एक इंच तक कम हो गया है मेरा। 1 इंच तक तकरीबन इनको 1 इंच, मेरे हिसाब से भी 1 पौना इंच जो है इनकी मेजरमेंट में कमी आई है सिर्फ एक सेशन से। सो दिस इज़ वेरी इफेक्टिव, बट इट इज़ सेशन वाइज होता है। सो दिस इज़ क्रायोलाइपोलिसिस। जी, तो ख़वातीनो हज़रात, आज हमने आपको ओबेसिटी के बारे में मुख्तलिफ मालूमात दी है, जिसमें कि उसकी क्या वजूहात हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट दुनिया में अवेलेबल है, और हम किस तरह उनको पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। लेकिन जाते जाते मैं ये ज़रूर कहूँगी, जो कि एक सच है, बहुत बड़ा हमारे ईमान का हिस्सा है, और दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है कि शिफ़ा, ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त, ज़िल्लत, आपका रिस्क सब मेरे रब की तरफ से है। तो हम सिर्फ डॉक्टर्स जो हैं, हम हेल्थ जो सर्विस देने वाले हैं, हम अपने जो महदूद इल्म है उसके मुताबिक अपने मरीज़ को ट्रीट करते हैं, लेकिन असल शिफ़ा जो है वो मेरे रब की तरफ से आती है। उसका यकीन मेरा उस पर बहुत ज़्यादा है। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो भी समझते हैं इस चीज़ को कि मैडम उस चीज़ को बहुत लेके साथ चलती हैं। तो अपने जब भी आप किसी ट्रीटमेंट पे, किसी बीमारी, किसी उलझन में हो, तो अपने रब को और अपने कुरान को ज़रूर याद करें और उसको ज़रूर पढ़ें। मैं अपनी इस आज की जो यूट्यूब की जो सेशन है, इसका इख्तिताम सूरत रहमान पे करना चाहूँगी, जो कि मुझे बहुत बहुत पसंद है, मेरे दिल के बहुत नज़दीक है। तो हम इस पे, जो कि शिफ़ा के लिए पूरी दुनिया में अब तो रिसर्च हो रही है इसके ऊपर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन-नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस्समा रफ़अहा ववदअल मीज़ान अल्ला तत्गौ फ़िल मीज़ान
वक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्द वदअहा लिल्अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन व नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ी वर्रिहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।